यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हमें MLSP जो कि केरला में जनरली जब पेपर होता है तो वहाँ पर MLHP या फिर MLSP के नाम से होगा एज़ कंपेरिजन टू CHO के, बट जो पोस्टिंग होती है वो आपकी एज ए MLSP और MLHP की पोजीशन पे ही की जाती है, सेम सैलरी रहेगी। तो यहाँ पर ये जो पेपर है आपका 2022 में करवाया गया था MLSP का पेपर केरला में, जो कि OMR बेस्ड पेपर था, पूरा पेपर इंग्लिश में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस पेपर में नॉन नर्सिंग कुछ भी नहीं आया था। स्पेशली जो केरला में नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं बता दूं NHM के थ्रू या फिर जो भी केरला या कर्नाटका या फिर आंध्रा के जो पेपर होते हैं, यहाँ पर GK GS को ऐड नहीं किया जाता है। यहाँ पे ओनली नर्सिंग ऐड की जाती है, क्योंकि आपको GK GS उतना नहीं पूछा जाता है कि आपको चारों तरफ क्या चल रहा है, आपको नर्सिंग से क्या आता है वो यहाँ पे पूछा जाता है। तो आज हम यही पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पेपर कुछ इस तरीके से था, इसलिए पूरे पेपर को क्या किया गया है, टाइप किया गया है और आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। जो लोग अपकमिंग टाइम में पेपर देने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कि अभी रिसेंट तक जो 2024 तक पेपर हो चुके हैं, अभी जो 2024 में NHM का पेपर हुआ है वो हुआ है राजस्थान में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आया था। पेपर को मैंने चैनल पे अपडेट भी कर दिया था। बट जो लोग PDF फॉर्मेट में पेपर्स लेना चाहते हैं तो आपको 40 पेपर्स प्लस 13 सीरीज, जो कि आपकी मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजी और कम्युनिटी पर बेस्ड है। एंड यहाँ पर आपको ये 40 पेपर प्लस 13 सीरीज हैं जो 350 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। आपको सभी क्या हैं, सॉल्व्ड हैं, हिंदी इंग्लिश में है, जिससे आपको पढ़ना इजी रहेगा। सभी क्या है यहाँ पे ऑफिशियल हैं, जो पेपर्स ऑफिशियल हैं, सीरीज़ मैंने खुद बेस्ड ऑन सिलेबस बनाई हुई हैं। और आपको ये मिलेंगी कैसे, तो आपको मेरा जो WhatsApp नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके पेपर्स है जो परचेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो भी लोग ये पेपर्स नहीं ले पाते हैं उनको चैनल पर सभी पेपर्स अपडेट किए जाते हैं, जहां से आप पूरी क्लासेस है जो ज्वाइन करके देख सकते हैं। रही बात सीरीज़ की, तो डेली आपको एक क्लास है जो सीरीज़ बेस्ड भी रहती है। अभी मे बी लास्ट मंथ से डेली एक ही क्लास हो पा रही है, क्योंकि जो हमारी बुक है वो आपको मार्च फर्स्ट वीक से मुझे अवेलेबल कराना है, उस पर जोर तौर से अभी तैयारी चल रही है, इसलिए आपकी एक ही क्लास हो पा रही है। और अब जो लोग ANM का पेपर दे रहे हैं, ANM या MPHW के लिए पेपर दे रहे हैं, तो उनको 150 रुपीज़ में 24 पेपर्स अवेलेबल हैं। क्या है, 24 पेपर्स हैं जो अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर सभी पेपर क्या है, सॉल्व हैं। और बहुत जल्दी मे बी ANM वालों के लिए बुक लाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी अप्रैल और मई में ANM वालों के लिए भी बुक है जो आ जाएगी। बट उसके पहले CHO और NHM की जो बुक है आपको मार्च फर्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन जो लोग अभी जो PDF लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ में 40 पेपर 13 सीरीज़ अवेलेबल है। और आज का जो हम पेपर सॉल्व करेंगे, केरला का पेपर है। जो भी लोग दिए होंगे पेपर उनके पास तो होगा, जिन्होंने नहीं दिया होगा उनके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्राइटेरिया आया था, दूसरा विल्म्स ट्यूमर पूछा गया था, तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ RBC इन बोन मैरो। तो इस तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे मैंने पेपर का जो फॉर्मेट था अच्छा नहीं था, बट यहाँ पर ऑफिशियल पेपर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ऐड किया ताकि आपको डाउट ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका जॉन्स क्राइटेरिया। क्या था, जॉन्स क्राइटेरिया हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ। जॉन्स क्राइटेरिया सबको पता है किसको डायग्नोस करने में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रियोमेटिक फीवर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो जॉन्स क्राइटेरिया क्या डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे। जॉन्स क्राइटेरिया रियोमेटिक फीवर के लिए, किसके लिए है, रियोमेटिक फीवर के लिए। इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है मेजर, दूसरा होता है माइनर। मेजर क्राइटेरिया में आपका आएगा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। जॉन्स का मतलब है यहाँ पर क्या है, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, लुक्स लाइक अ हार्ट मीन्स मायोकार्डाइटिस, नोड्यूल्स सबक्यूटेनियस, इरिथेमा मार्जिनेटम एंड सेडेनमा कोरिया। तो ये क्या है, सभी मेजर क्राइटेरिया। और माइनर में आपका CRP बढ़ी हुई रहेगी, कोई भी इन्फेक्शन होता है CRP बढ़ जाएगा, अर्थ्रेल्जिया होगा, फीवर होगा, ESR बढ़ा हुआ रहेगा, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होगा, रोमेटिज्म देखने को मिलेगा और ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंफर्म कैसे करेंगे,
अभी आपको बताया कि जोन्स क्राइटेरिया यूज़ होता है रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए। ये आपका डायग्नोसिस तब बैठेगा जब आपको 2 मेजर क्राइटेरिया हो, और या तो 2 मेजर क्राइटेरिया वाले लक्षण हो, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाए या फिर मायोकार्डाइटिस हो जाए, या फिर 1 मेजर हो और 2 माइनर हो, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा। प्लस आपका थ्रोट कल्चर लिया जाएगा, एंट्री स्ट्रेप्टोलाइट और टाइटर्स बेस है जो आपके यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विल्म्स ट्यूमर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट अफेक्ट्स। तो विल्म्स ट्यूमर होता है कॉमनली बच्चों में, किसमें होता है, बच्चों में। यहाँ पर क्या अफेक्ट होगा, ब्रेन, लंग्स, इंटेस्टाइन, किडनी। तो विल्म्स ट्यूमर में जो अफेक्ट होगा वो होती है किडनी, और विल्म्स ट्यूमर देखने को मिलता है जनरली छोटे बच्चों में, किसमें, बच्चों में। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो इज कॉल्ड। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है बोन मैरो में होगा जब, क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एरिथ्रोपोइसिस या फिर हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस का मतलब तो है कि पूरी ब्लड सेल्स का ही बनना। फिर यहाँ पर आपका है फैगोसाइटोसिस, तो ये सेल इनगल्फिंग। लाइसिस मतलब कुछ टूट फूट रहा है, लाइसिस मतलब कुछ टूट फूट रहा है। फिर यहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस, क्या है, एरिथ्रोपोइसिस। तो यहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी का बनना, कहाँ पर, बोन मैरो में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी बनती कहाँ पे, बोन मैरो में ही। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन में पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन। ये सब आपके लिए हेल्पफुल बॉडी के सभी ऑर्गन हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी जाती है तो वो है आपकी लिवर। क्या है, लिवर। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, वो है लिवर। नेक्स्ट इज, लिवर का काम क्या है, बाइल को बनाना, प्रोडक्शन करना, और यहाँ पर बनता कहाँ पे है, बाय लिवर में। अब यहाँ पर स्प्लीन का काम क्या है, स्प्लीन को कब्रिस्तान भी कहा जाता है आरबीसी का, ये आपको पूछा जाता है, ग्रेवयार्ड। तो ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लीन। फिर गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, वाइल को, जो बना हुआ वाइल है इकट्ठा होके आएगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा। फिर लिवर, पैंक्रियास, तो पैंक्रियास एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कैसे, जस्ट बिकॉज पैंक्रियास एंजाइम्स रिलीज करती है और हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड। यदि आपको अपने रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, एम्बिवैलेंस, असोसियालिटी, अवर्जन और एनहेडोनिया। सभी क्या है, आपके साइकेट्रिक प्रॉब्लम में होने वाली टर्म्स हैं। तो यदि आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट है अपने रिलेशनशिप में लेके तो वो कहलाएगा असोसियालिटी। क्या है, अदर नेम ऑफ हर्पीज जूस्टर इन्फेक्शन इज। तो हर्पीज जूस्टर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर सिजेला, सिंगेल्स, वेरिसेला या फिर वेरियोला। हर्पीज जूस्टर क्या है, हर्पीज जूस्टर का दूसरा नाम क्या है। तो हर्पीज जूस्टर का दूसरा नाम है सिंगेल्स। क्या है, सिंगेल्स, जो कि वेरिसेला जूस्टर वायरस को रिएक्टिवेशन है यहाँ पर क्या है, कॉज्ड बाय द हर्पीज जूस्टर और ऑल्सो नोन एज द सिंगेल्स, जो कि रिएक्टिवेशन के कारण, वेरिसेला जूस्टर वायरस के रिएक्टिवेशन के कारण होगा। जो चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला रिस्पॉन्सिबल है वही हर्पीज जूस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर यदि दूसरा नाम पूछे तो क्या हुआ, सिंगेल्स। नेक्स्ट वन इज कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट सीपीआर। तो ये आपको पूछा जाता है, बच्चों में पूछा जाएगा और यहाँ पर बड़ों में भी पूछा जाता है। कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो एडल्ट सीपीआर में क्या होता है, 30/1, 30/2, 15/2 या फिर 15/1। तो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या होगा, तो होता है 30/2। कितना, 30/2। नेक्स्ट वन, पिंक फ्रूथी स्पुटम इज ए क्लिनिकल साइन ऑफ। तो पिंक फ्रूथी स्पुटम किसका क्लिनिकल साइन है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, पल्मोनरी एडिमा या फिर निमोनिया। तो यहाँ पर पिंक फ्रूथी स्पुटम मतलब ब्लड टाइप का मिक्स होगा स्पुटम में, आपके जो म्यूकस में, वो पूछा है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में तो ये नहीं होगा, एमआई में। एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन है यहाँ पर क्लासिकल साइन इसका। अब यहाँ पर निमोनिया और पल्मोनरी एडिमा की बात की जाए
तो निमोनिया में भी स्पुटम है जो पिंक टाइप का नहीं आएगा, ये आएगा पल्मोनरी एडिमा में। किसमें? पल्मोनरी एडिमा में। तो आपका आंसर क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ फीवर in which the temperature fluctuation more than 2 degree Celsius and above normal during 24-hour period is। तो यहाँ पर फीवर का एक टाइप है जिसमें टेम्परेचर आपका 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी फ्लक्चुएट होगा 24 घंटे के अंदर। तो वो कौन सा फीवर है? इंटरमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर, रिकरेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर। टाइप ऑफ फीवर हमने पढ़े हैं, एक शॉर्ट भी आपके लिए अपडेट किया था। टाइप ऑफ फीवर में 10 टाइप के फीवर हैं और यहाँ पर आपको ये फीवर क्या है, एग्जाम में आते हैं टाइप ऑफ फीवर। तो यहाँ पर टाइप ऑफ फीवर में जो फीवर आपका 2 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट होता रहे वो होता है कौन सा? रेमिटेंट फीवर। क्या है? रेमिटेंट फीवर, जिसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है जो फ्लक्चुएट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अक्यूमुलेशन ऑफ, और जो इंटरमिटेंट फीवर है क्या है? इंटरमिटेंट फीवर, इसमें जो टेम्परेचर है क्या एलिवेट होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, वापस नॉर्मल होगा फिर वापस से बढ़ेगा, तो वो होता है जनरली मलेरिया में। इंटरमिटेंट के लिए क्या है एग्जाम्पल बेस्ट? मलेरिया। स्टेप लैडर फीवर की बात करें हम तो वो होता है टाइफॉइड। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम इज नोन एज। तो पेरिकार्डियम में फ्लूइड के ऑक्यूमुलेशन के लिए क्या टर्म है जो यूज किया जाएगा? ऑप्शन में है पल्मोनरी एडिमा, कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक फेलियर या फिर पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम में यदि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, पेरिकार्डियम क्या है? कवरिंग है हार्ट की, तो यहाँ पर यदि इसमें कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कार्डियक टेम्पोनेट। बैक्सट्रियाड एग्जाम में आता है आपको कार्डियक टेम्पोनेट का, क्या आता है एग्जाम में? बैक्सट्रियाड। बैक्सट्रियाड में क्या होगा? 3 क्लासिकल साइन देखने को मिलते हैं, एग्जाम में आते हैं कार्डियक टेम्पोनेट का जो BECKS, सॉरी BECKS। तो बैक्सट्रियाड में आपको क्या होगा एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ बैक्सट्रियाड। तो ये किसके सिम्टम है? ये सभी कार्डियक टेम्पोनेट के। कार्डियक टेम्पोनेट में जो बैक्सट्रियाड का फर्स्ट सिम्टम होता है वो होता है हाइपोटेंशन। क्या है? हाइपोटेंशन। दूसरा है एलिवेटेड, तो यहाँ पर हाइपोटेंशन के अलावा क्या है? एलिवेटेड जुगुलार वीनस प्रेशर और मफल्ड हार्ट साउंड। क्या है? मफल्ड हार्ट साउंड, एलिवेटेड जुगुलार वीनस प्रेशर। ये तीनों क्या रहेंगे? डिस्टर्ब रहेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है कि हाइपोटेंशन, एलिवेटेड जुगुलार वीनस प्रेशर और मफल्ड हार्ट बीट साउंड एग्जाम में आपको आता है, इसलिए यहाँ पे आपको ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन, प्रिंसिपल रिलेटेड टू बॉडी मैकेनिक्स आर। तो आपकी बॉडी किस प्रिंसिपल पर काम करती? बर्नौली की जो प्रमेय पढ़ी है 11th में उस पर, आर्किमिडीज की प्रमेय पर, अर्गोनॉमिक्स पर कि न्यूटन के लॉ पर। तो किस बेस पे काम करेगी आपकी बॉडी? तो आपकी बॉडी किस पे काम करती है? अर्गोनॉमिक्स। किस पर? अर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू, द वॉल्व दैट लाइज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो वॉल्व राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है वो क्या कहलाते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या फिर अओर्टिक वॉल्व। जो वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व क्या कहलाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, बिटवीन द राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व। मिट्रल वॉल्व है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यदि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल तो वो ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल तो वो है मिट्रल। अओर्टिक कहाँ पर है? लेफ्ट वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में।
नेक्स्ट इज एन आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्टेज इन विच द पर्सन इज रिलैक्सड एंड अनयूजुअली सजेशन। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंड्यूस स्लीप को आपको नींद लाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से आप क्या करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो क्या है, फोबिया है, प्ले थेरेपी है, या फिर एपिलेप्सी, या फिर हिप्नोसिस है। क्या है, आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड ऑफ स्लीप, इट्स नोन एज द हिप्नोसिस। क्या है, हिप्नोसिस, आपको हिप्नोटाइज किया जाना। नेक्स्ट इज ड्रग यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया। तो यदि किसी की पल्स रेट क्या हो जाए, बहुत कम हो जाती है, क्या है, पल्स रेट बहुत कम हो जाती है, तब यहाँ पर कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी, एट्रोपिन, एड्रिनेलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, या फिर एस्प्रिन। क्या यूज़ किया जाएगा, अब यहाँ पे यूज़ किया जाता है एट्रोपिन। यदि आपको ब्रेडिकार्डिया हुआ है तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, एट्रोपिन। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड। तो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा, कॉलीसिस्टाइटिस, कॉलीलिथियासिस, कॉलीलिथियासिस, या फिर सिस्टाइटिस। गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर के लिए क्या यूज़ किया जाएगा टर्म, कॉलीलिथियासिस का मतलब तो है स्टोन का फॉर्मेशन, लिथियासिस मतलब स्टोन का फॉर्मेशन, पथरी बनना जिसको कहेंगे वो। यहाँ पर जो टर्म यूज़ होगा वो क्या होगा, कॉलीसिस्टाइटिस। क्या है, कॉलीसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट वन, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो माइकोलॉजी किसकी स्टडी है, फंगई, वायरस, बैक्टीरिया, फिर न्यूक्लिक एसिड। तो ये माइको का मतलब है यहाँ पर फंगल, लॉजी मतलब स्टडी, तो किसकी स्टडी है, फंगई की। नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो एमआई के लिए कौन से जो कार्डियक मार्कर हैं यूज़ किए जाते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए मार्कर होते हैं वही। तो कार्डियक मार्कर कौन से हैं एमआई के लिए, ऑप्शन में है यहाँ पर ट्रोपोनिन, SgO2, SGPT, CRP। तो SGPT और SgO2 तो किसके हैं, लिवर के लिए चेक करने के लिए मार्कर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, जो प्रोटीन है एक तरीके के। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होगा, तो होगा आपका ट्रोपोनिन। क्या है, ट्रोपोनिन है, क्रेटिनिन काइनेज है, मायोग्लोबिन है, लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में वो क्या होगा, ट्रोपोनिन। CRP तो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, यहाँ पर एमआई की पूछी जा रही है। तो कार्डियक मार्कर क्या है, ट्रोपोनिन है आपका, मायोग्लोबिन है, क्रेटिनिन काइनेज है। नेक्स्ट वन, एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फीडिंग थ्रू स्टमक इज कॉल्ड। अल्टरनेटिव मेथड है स्टमक में खाना आपके भेजने की, वो क्या है, गैस्ट्रोटोमी, कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी, या फिर इलियक कंडक्ट। क्या यहाँ पे टर्म यूज होगा, फीड कराते हैं आप, यदि अल्टरनेटिव मेथड पूछी गई है स्टमक को फीड कराने की, तो वो क्या है, वो गैस्ट्रोटोमी। नेक्स्ट वन इज ऑल स्टेज ऑफ रेसिस आर सीन इन। तो सब प्रॉब्लम में स्टेज देखने को मिलेंगी रेसिस की, किसी एक को छोड़कर। मीजल्स, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, या फिर स्मॉल पॉक्स। तो जो यहाँ पे कहा है कि ऑल स्टेज हैं रेसिस की देखने को, किस में मिलेंगी, सभी स्टेज रहती हैं, तो वो देखने को मिलती हैं चिकन पॉक्स में। किसमें, चिकन पॉक्स में। हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड बाय। तो हेपेटाइटिस ए किससे ट्रांसमिट होगा, फीको ओरल रूट, एयर ड्रॉपलेट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सबको पता है हेपेटाइटिस ए और ई दोनों किससे ट्रांसमिट होते हैं, फीको ओरल रूट से। किससे, फीको ओरल रूट से। हेपेटाइटिस बी हो गया, ए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन से हो सकता है। बट यदि ए और ई पूछे तो ये होते हैं फीको ओरल रूट से। किससे, फीको ओरल रूट से। नेक्स्ट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस। तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा, रिकेट्स होगा, बेरी होगा, कि एनीमिया होगा। क्या होगा विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होगा रिकेट्स। किससे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बेरी V1, स्कर्वी है जो विटामिन सी की कमी से होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रिकेट्स। बच्चों में होगा रिकेट्स, बड़ों में होगा ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द चाइल्ड इज सेड टू गो थ्रू विच स्टेज। तो
तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बच्चा पहले साल में किस स्टेज से गुजरेगा, ओरल, एनल, जेनाइटल या फिर फेलिक स्टेज से? किस स्टेज से बच्चा है जो ग्रो करेगा फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में? तो वो होगी ओरल स्टेज। कौन सी? ओरल स्टेज। फेलिक पूछी जा सकती, जेनाइटल पूछ सकते हैं, कोई सी भी पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम में आती है एरिक एरिक्सन की स्टेज। नेक्स्ट वन, अ फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग अ पर्सन टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इज? कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और नोजोकोमल निमोनिया? नोजोकोमल निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एक ही है। हॉस्पिटल में आने के बाद जो इन्फेक्शन आपको मिलेगा वो कौन से फैक्टर हैं जो कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होंगे, मतलब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे? पुअर ओरल केयर, यूज ऑफ एनजीट्यूब, एंडोकार्डियल इंट्यूबेशन या फिर ए एंड सी? तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होने के चांसेस होंगे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन से। किससे? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन से। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज कॉल्ड। यदि आपकी कॉन्वेक्सिटी है जो स्पाइन की, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो थोरेसिक स्पाइन में क्या कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाए तो ये क्या है? लॉर्डोसिस है, स्कॉलियोसिस है, काइफोसिस है कि एट्रोपी है? क्या कहलाएगा? थोरेसिक स्पाइन की कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है, ये क्या कहलाएगा? काइफोसिस। क्या है? काइफोसिस। नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनिज्म क्लोजली एसोसिएटेड विथ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के लिए? कैम्पाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम या फिर स्टेफाइलोकोकाई? तो कौन सा जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ड्यूडेनल अल्सर के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए, तो वो है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए और ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट वन, अ म्यूजिकल विस्लिंग साउंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड। तो ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो साउंड आएगा म्यूजिकल साउंड, वो क्या कहलाएगा? रेल्स, रोंचाई, वीजिंग या फिर स्ट्रॉइडर? क्या कहलाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो ब्रोंकाई आपकी साउंड करेगी, जब सीटी जैसे बजेगी, तो वो कहलाता है वीजिंग साउंड। कौन सा? वीजिंग साउंड। बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज हम ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं MLHP, जो अभी रिसेंट में हुआ था 13 नवंबर 2022 को। जिन्होंने पेपर दिया था उनके पास इसकी हार्ड कॉपी ऑलरेडी होगी, बट जो लोग पेपर दे के नहीं आए थे उनके लिए पूरे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए जाएंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। अब जिनका भी उत्तराखंड CHO एग्ज़ाम है, NHM CHO अलग अलग स्टेट में जितने भी जगह एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, यूपी में होने वाला है एग्ज़ाम, राजस्थान में होने वाला है, JIPMER का एग्ज़ाम है, तो सभी जगह के एग्ज़ाम्स की PDF आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उन PDFs को ले सकते हैं। मोस्टली जो भी लोग प्रीवियस पेपर को लेके जिनको डाउट होता है कि पेपर कैसे रहेंगे, क्या आता है आपको अब इस बार, तो वो लोग स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं वो लोग एक बार ज़रूर पुराने पेपर सॉल्व कर लिया करें। यदि आप पेपर की PDF परचेस करके नहीं सॉल्व कर पा रहे तो चैनल पर सभी क्वेश्चन पेपर आपको फ्री अपलोड किए जाते हैं वीडियो फॉर्मेट में, तो आप लोग प्लीज़ उनको भी देखा कीजिए। तो ये जो पेपर है 13 नवंबर को हुआ था, यहाँ पर इसकी अभी ऑफिशियल आंसर की अपडेट नहीं की गई है, ओनली OMR बेस्ड आंसर की आपकी आई, क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया था उनको हार्ड कॉपी मिली थी। तो पेपर का फॉर्मेट इस तरीके से था, इसलिए पूरे क्वेश्चंस टाइप किए गए हैं। आपको इस फॉर्मेट में पूरे क्वेश्चन हैं जो अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो जो भी लोग किसी भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हों वो लोग ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर को देखना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, यहाँ पर पेपर आपका इस तरीके से धुंधला था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को टाइप किया है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर, जॉन्स क्राइटेरिया हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ। तो जॉन्स क्राइटेरिया किसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रियोमेटिक फीवर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो जॉन्स क्राइटेरिया हमने पढ़ा है किसके लिए होता है? ये होता है जो भी रियोमेटिक फीवर वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए। इसमें मेजर क्राइटेरिया होता है, माइनर क्राइटेरिया होता है।
मेजर क्राइटेरिया में क्या होता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, मायोकार्डाइटिस देखने को मिलेगा, नोड्यूल्स होंगे, सबक्यूटेनियस इरिथमा मार्जिनेटम होगा एंड कोरिया होगा। फिर माइनर, अब यहाँ पर यदि जोन्स क्राइटेरिया आपको इस तरीके से एग्जाम में आया है तो माइनर मेजर जो साइन है इसके क्राइटेरिया के वो आपको एक्सेप्ट करके आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। माइनर में आता है CRP बढ़ेगा, एर्थ्रेल्जिया होगा, फीवर होगा, ESR बढ़ेगा, PR इंटरवल बढ़ेगा और आपको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी पॉजिटिव कहा जाता है, यदि रियूमेटिक फीवर पॉजिटिव है तो एक माइनर क्राइटेरिया का सिम्टम होगा आपका, एक मेजर क्राइटेरिया का सिम्टम होगा और 2 माइनर क्राइटेरिया के, तब यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको कंप्लीट और पॉजिटिव माना जाता है। जोन्स क्राइटेरिया आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट था यहाँ पर विल्म्स ट्यूमर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट अफेक्ट्स। तो विल्म्स ट्यूमर है जो किसको अफेक्ट करेगा, ब्रेन को, लंग्स को, इंटेस्टाइन को कि किडनी को। तो विल्म्स ट्यूमर है जनरली एक तो बच्चों में देखने को मिलता है, यदि आपको आता है एग्जाम में तो मोस्ट कॉमनली किडनी कैंसर कहा जाता है, किसमें, बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस में। और किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो अफेक्ट करता है किडनी को। मैलिग्नेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह फैलना, इसको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और विल्म्स ट्यूमर रेयरली, एक तो होता ही है, रेयरली होगा, बहुत कम होता है, लेकिन होता है तो जनरली किसको होता है, बच्चों में। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ RBC इन बोन मैरो इज कॉल्ड। तो यदि RBC का बोन मैरो में फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एरिथ्रोपोइसिस या फिर हेमेटोपोइसिस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, यदि पूरे ब्लड का बनना कहलाता तब हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस, लेकिन यहाँ पर ओनली क्या कहा है, RBC के लिए। RBC का बोन मैरो में बनना कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस। याद रखें, यदि ब्लड का बोन मैरो में जितनी भी सेल्स हैं, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, वो पूछते हैं तब आप हेमेटोपोइसिस कहेंगे, लेकिन ओनली RBC का पूछें तो आपको कहना है एरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, पैंक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है कि स्प्लीन है। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछते हैं तो वो है लीवर। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछते हैं तो आप स्किन कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तब आपको कहना है थायराइड ग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप इज कॉल्ड। तो किसी भी रिलेशनशिप में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, एम्बिवेलेंस, असोशियलिटी, एवर्जन या फिर एनेडोनिया। तो यहाँ पर लैक ऑफ इंटरेस्ट, यदि आपका किसी भी रिलेशन में, चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो, यदि आपका उसमें इंटरेस्ट कम होते जाता है तो वो कहलाता है असोशियलिटी। एम्बिवेलेंट का मतलब होगा कि आपके अंदर मिक्स्ड फीलिंग होंगी। कैसी होंगी, मिक्स टाइप की फीलिंग होगी। और यहाँ पर एनेडोनिया का मतलब होगा, एनेडोनिया का मतलब होगा कि आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं, इनेबिलिटी टू फील प्लेजर, आप कोई खुशी मनाने के लिए कुछ फीलिंग ही नहीं रखते हैं। नेक्स्ट वन, अदर नेम ऑफ हर्पीज जूस्टर इन्फेक्शन। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आपका आंसर होगा क्या। तो अदर नेम, हर्पीज जूस्टर का दूसरा नाम क्या है, सिजेला, सिंगलेस, वेरिसेला या फिर वेरियोला। तो हर्पीज जूस्टर के लिए, जो कि एक यहाँ पर वेरिसेला जूस्टर की कैटेगरी का ही ये वायरस है, लेकिन यहाँ पर जो वायरस चिकन पॉक्स कॉज करेगा, वेरिसेला वायरस जो चिकन पॉक्स कॉज करता है, उसी की कैटेगरी का वायरस हर्पीज जूस्टर भी कॉज करता है। लेकिन यहाँ पर हर्पीज जूस्टर का दूसरा नाम पूछा है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगेल्स। क्या होगा, सिंगेल्स है जो दूसरा नाम होगा हर्पीज वायरस के, हर्पीज जूस्टर इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट CPR। ये जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आपने किसी भी स्टेट का यदि CHO का एग्जाम दिया है तो आपको ये क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे और आपने देखे भी हैं। तो यहाँ पर कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो एडल्ट CPR में होता है 30/2। कितना होगा, 30/2। नेक्स्ट है यहाँ पर पिंक फ्रोथी स्पुटम इज अ क्लिनिकल साइन। तो पिंक फ्रोथी स्पुटम देखने को मिल रहा है तो किसका क्लिनिकल साइन है,
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, एंजाइना पेक्टोरिस, पल्मोनरी एडिमा या फिर निमोनिया। तो पिंक फ्रोथी स्पुटम क्या है? पिंक फ्रोथी स्पुटम देखने को मिलता है जनरली पल्मोनरी एडिमा के क्लाइंट में। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्मॉल अमाउंट होता है कैपिलरीज में, यदि जो ब्लड है थोड़ा बहुत, तो वो कहाँ आ जाएगा आपका एल्व्यूलाई में, लंग्स की एल्व्यूलाई में आ जाएगा। और जब वो एल्व्यूलाई में मिक्सड होकर जब आप खांसेंगे, कफ आपको जो बाहर आएगा, जब थोड़ा बहुत ब्लड आ गया है आपको, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी पल्मोनरी एडिमा में। एडिमा में ही क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो फ्लूइड है और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्सड होकर जब एल्व्यूलाई में जाएगा, और एल्व्यूलाई से जब आप जो जनरली लंग्स की एल्व्यूलाई है वहीं से आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा। जब भी आप खांसने का काम करेंगे तो जो आपको कफ आएगा, स्पुटम आएगा, उसका कलर कैसा होगा? जब फ्लूइड और ब्लड मिक्सड होके आएगा तो होगा पिंक कलर का। उसको क्या कहा गया है? पिंक फ्रूथी स्पुटम। और एक क्लिनिकल साइन है किसका? पल्मोनरी एडिमा का। नेक्स्ट वन, अ टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस एंड अबव नॉर्मल ड्यूरिंग 24 आवर पीरियड इज। तो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें कौन सा यहाँ पर फीवर है जिसमें टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट होगा, लेकिन ये 24 आवर के अंदर अपनी नॉर्मल रेंज में वापस आ जाएगा? इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, रिकरेंट या फिर रिलैप्सिंग फीवर। तो ये फीवर कहलाता है कौन सा? रेमिटेंट फीवर। कौन सा फीवर है? रेमिटेंट फीवर, जिसमें टेम्परेचर आपका 2 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट होगा, देन आफ्टर ए नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट वन, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। पेरिकार्डियम में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन क्या कहलाएगा? पल्मोनरी एडिमा, कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक फेलियर या फिर पेरिकार्डाइटिस। तो यहाँ पर पेरिकार्डियम लेयर है जो हार्ट की, उसमें जब भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड इकट्ठा होता है, तो वो कहलाता है कार्डियक टेम्पोनेट। क्या कहलाता है? कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट के 3 ट्रायड सिम्टम्स एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। कौन से? जिसको हम बैक्स ट्रायड कहते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट के जो 3 ट्रायड सिम्टम है, बैक्स ट्रायड कहलाता है। होता है लो बीपी, मफल्ड हार्ट साउंड एंड जुगुलार वेन डिस्टेंशन। 3 साइन याद रखना कार्डियक टेम्पोनेट के आते हैं। और कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? पेरिकार्डियम लेयर में फ्लूइड का कलेक्शन होना और एक्यूमुलेशन होना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, प्रिंसिपल रिलेटेड टू बॉडी मैकेनिक्स आर। कौन से प्रिंसिपल्स हैं बॉडी मैकेनिक्स को लेके? बर्नौली प्रमेय के, आर्किमेडिक्स, एर्गोनॉमिक्स या फिर न्यूटन के। तो ह्यूमन बॉडी का जो पूरा काम करने का तरीका है वो कौन सा है? वो एर्गोनॉमिक्स टाइप का। नेक्स्ट वन, द वॉल्व दैट लाइज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइकस्पेड वाल्व, बाइकस्पेड, मिट्रल और आओर्टिक वॉल्व। तो यहाँ पर जो वॉल्व है कौन सा है? जो वॉल्व है राइट और लेफ्ट, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ब्लड के फ्लो को क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करता है, वो कहलाता है ट्राइकस्पेड वॉल्व। नेक्स्ट वन, एन आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्टेज इन विच द पर्सन इज रिलैक्स्ड एंड अनयूजुअली सजेशन। तो एक आर्टिफिशियल स्टेज जिसमें हम पर्सन को क्या करते हैं? रिलैक्स करने के लिए इंड्यूस कर रहे हैं, ऐसी स्टेज आप बना रहे हैं कि पर्सन रिलैक्स्ड हो जाए और जो उसको अनयूजुअल स्ट्रेस है उससे थोड़ा फ्री रहे। तो क्या है? फोबिया है, प्ले थेरेपी है, एपिलेप्सी है कि हिप्नोसिस है? तो ये कहलाएगा क्या? हिप्नोसिस। क्या किया जा रहा है? उसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है ताकि वो कुछ देर के लिए रिलैक्स रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया इज। तो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? एट्रोपिन, एड्रिनेलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर एस्प्रिन। तो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाएगी वो होती है कौन सी? एट्रोपिन। कौन सी होगी? एट्रोपिन। नेक्स्ट वन, और इस पेपर में मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर MLHP का एग्ज़ाम हुआ है केरला में, उसमें आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर आपके MSN, फंडामेंटल, एनाटमी और फार्मा, इन 4 सेक्शन में सबसे ज़्यादा कवर किया हुआ है। कोई भी स्कीम इसमें नहीं आई हुई है। यदि केरला का सिलेबस देखें उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसके थोड़ी अपोजिट ही कर दिया है, लेकिन आई होप आपके साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऐसा ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पर
इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को क्या कहेंगे? कॉलीसिस्टाइटिस, कॉलीलिथियासिस, कॉलिडोकॉलीलिथियासिस या फिर सिस्टाइटिस। तो यहाँ पर सिस्ट कहे, सॉरी स्टोन फॉर्मेशन कहते हैं तो हम कहते कॉलीलिथियासिस। गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन कहते, पथरी बनना कहते, तो वो होता कॉलीलिथियासिस। थियासिस मीन्स स्टोन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर कहा है गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन क्या है? वो कॉलीसिस्टाइटिस। नेक्स्ट वन, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो माइकोलॉजी ऑफ स्टडी क्या कहलाएगी? फंगई की स्टडी करना, जो फंगस है उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। वायरोलॉजी वायरस के लिए, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया के लिए है। नेक्स्ट वन, द स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए एक स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर कौन सा है? ट्रोपोनिन, SGOT, SGPT या फिर CRP। यदि किसी को MI अटैक आया है तो कौन सा स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर का लेवल बढ़ जाता है? तो वो होता है ट्रोपोनिन। क्या होगा? वो होगा ट्रोपोनिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है हार्ट में, और ये जो जब भी आपको क्या होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर MI अटैक आता है तो ट्रोपोनिन टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कार्डियक मार्कर है जो अपना लेवल क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर यदि MI के लिए है तो वो ट्रोपोनिन। नेक्स्ट वन, एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फीडिंग थ्रू स्टमक इज कॉल्ड, एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हमें सीधा डायरेक्ट स्टमक में फूड पहुँचाना है, तो वो क्या है? गैस्ट्रोटोमी, कोलोक्टोमी, इलियोस्टोमी, इलियक कंडक्ट। कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम स्टमक में डायरेक्ट फूड भेज सकते हैं? तो वो गैस्ट्रोटोमी। क्या है? गैस्ट्रोटोमी। नेक्स्ट वन, ऑल स्टेज ऑफ रैसेस आर सीन इन, तो सभी स्टेज रैसेस की देखने को मिलेंगी किसमें? मीजल्स में, टाइफॉइड में, चिकन पॉक्स में कि स्मॉल पॉक्स में? तो यहाँ पर कौन सी डिसीज है जिसमें सभी स्टेज देखने को मिलेंगी? तो वो देखने को मिलती है चिकन पॉक्स में। किसमें? चिकन पॉक्स में सभी स्टेज देखने को मिलेंगी। चिकन पॉक्स का दूसरा नाम है वेरिसेला, यदि आपको एग्जाम में आता है तो क्या है? वेरिसेला। और इसकी स्टेज की बात करें हम तो अर्ली स्टेज पूछते हैं तो वो है प्रोड्रोमल स्टेज। क्या है? प्रोड्रोमल स्टेज। नेक्स्ट है यहाँ पर हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिटेड बाय, तो हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो ये सबको पता है। हेपेटाइटिस ए एंड डी बोथ आर ट्रांसमिटेड बाय द फीको ओरल रूट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस, तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी होगा, रिकेट्स होगा, वेरी होगा कि एनीमिया होगा? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होगा, यहाँ पर स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से, और यहाँ पर एनीमिया होगा फॉलिक एसिड की कमी से, तो यहाँ पर और आयरन की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पर क्या हो रहा है? रिकेट्स। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द चाइल्ड सेड टू गो थ्रू विच स्टेज, यहाँ पर ये है कौन सी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज है यदि यहाँ पर, तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज में बच्चा है जो चाइल्ड है किस स्टेज से गुजरता है? तो वो गुजरता है ओरल स्टेज से। किससे? ओरल स्टेज से। फिर यहाँ पर यदि हम स्टेज वाइज बात करते हैं तो ओरल स्टेज में बच्चा जो इन्फेंसी पीरियड है वो, एनल स्टेज में जो टोडलर होंगे वो फैलिक स्टेज में जाते हैं प्लेयर ग्रुप वाले बच्चे, फिर स्कूल गोइंग में आएगी लेटेंसी स्टेज और एडल्टहुड में आएगी प्यूबर्टी में आपकी जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट वन, अ फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग अ पर्सन टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इज, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मतलब आप हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे एडमिट हुए, वहाँ पे रुके, उसके बाद आपको तुरंत तो नहीं होगा, एटलीस्ट 48 आवर के बाद होगा, तो वो निमोनिया है। क्या? हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल निमोनिया। तो ये कैसे होगा? पुअर ओरल केयर से होगा, यूज ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से होगा, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन से होगा कि बोथ ए एंड सी से होगा? तो जनरली यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आप जाते हैं तो आपका आंसर होगा ईटी। क्या है? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के कारण जो मोस्टली हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया देखने को मिलेंगे। लेकिन ईटी ट्यूब है तो साथ में ओरल केयर भी कम होगी, तो हो सकता है आपका आंसर डी हो, बट अकॉर्डिंग टू मी आपका आंसर सी होना चाहिए। आप लोग इसको एक बार रीचेक कर लेना क्वेश्चन नंबर 23 को। नेक्स्ट वन,
एबनॉर्मल इंक्रीज्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज कॉल्ड। थोरेसिक स्पाइन में क्या है, जो कॉन्वेक्सिटी है क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, काइफोसिस या फिर एट्रोफी। तो ये सिचुएशन कहलाएगी क्या, काइफोसिस। क्या कहलाएगी, काइफोसिस। नेक्स्ट वन, एन ऑर्गेनिज्म क्लोजली एसोसिएटेड विथ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर इज। तो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, कैम्पलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम और स्टेफाइलोकोकाई। तो जो ऑर्गेनिज्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के लिए, वो क्या है, वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट वन, अ म्यूजिकल विस्लिंग साउंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड। यदि ब्रोंकाई में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो जो आप वीजिंग साउंड जिसको हम कहते हैं, सीटी बजने जैसा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वीजिंग साउंड, और इसको हम क्या कहेंगे, वीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, मैन्यूवर यूज्ड टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कितने इजी क्वेश्चन आए थे कि कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाएगा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो ऑप्शन में वालसाल्वा, हेमलिच, लियोपार्ड या फिर मिलिट्री। तो यहाँ पर आपने वालसाल्वा भी पढ़ा, हेमलिच भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है अपर एयरवे में, चोकिंग हुई है, तो वो होता है किसके लिए, हेमलिच मैन्यूवर। किसके लिए है, हेमलिच मैन्यूवर। नेक्स्ट है यहाँ पर, रिस्क फैक्टर ऑफ यंग स्ट्रोक। यंग पर्सन में स्ट्रोक का मेन रीजन क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आर्टेरियल फिब्रिलेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो यंग एज पर्सन है, यंग एज का मतलब एज पर्सन है जो, उनके लिए मेनली जो स्ट्रोक आएगा उसके सभी कारण हो सकते हैं, बीपी बढ़ना भी, डायबिटीज भी, आर्टेरियल फिब्रिलेशन भी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द टॉर्सो एंड बोथ लेग्स। यदि आपको पैरालिसिस होता है लोअर हाफ मतलब आपके एक्सट्रीमिटीज में, साथ ही साथ टॉर्सो बोथ लेग्स में, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया फिर टेट्राप्लेजिया। टेट्रा में लोअर लिम्ब और जो हाफ, एक हाथ साइड का हिस्सा वो होगा। हेमीप्लेजिया में ओनली सिंगल पार्ट होगा ऊपर से नीचे तक का, लेकिन हाफ पार्ट पूछा है तो वो होगा पैराप्लेजिया। पूरी बॉडी को कहते हैं तो हम कहते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, सेनाइल डेमेंशिया अकर्स ड्यूरिंग। तो सेनाइल डेमेंशिया किस में देखने को मिलेगा, चाइल्डहुड में, टीनेज में, एडल्ट में या फिर ओल्ड एज में। तो सेनाइल डेमेंशिया देखने को मिलेगा किस में, ओल्ड एज पर्सन में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी इज इनकरेक्ट। टॉन्सिलेक्टोमी हुई है किसी पर्सन की, उसके बाद कौन से पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन गलत हैं, इनकरेक्ट हैं। मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, सक्शन एवरी 2 आवर्स, गिव क्लियर फ्लूइड व्हेन पेशेंट इज अवेक या फिर गिव नो मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब भी टॉन्सिलेक्टोमी होती है तो जब भी पर्सन के लिए हमें ब्लीडिंग को मॉनिटर करना है, क्लियर फ्लूइड देना है जब जग जाए, यदि बेहोशी में है तब नहीं देना है, और उसको मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट देने से क्या होता है, कभी कभी टॉन्सिलेक्टोमी होने के बाद यदि आपने मिल्क प्रोडक्ट्स दिए तो उसको और एलर्जिक भी कोई हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन एवरी 2 आवर हमें सक्शनिंग नहीं करना है। नेक्स्ट वन, द हाइंड मिल्क इज रिच इन। तो हाइंड मिल्क है क्या इसमें ज़्यादा होगा, फैट विटामिन होंगे, विटामिन एंड मिनरल्स होंगे, फैट एंड एनर्जी होगी या फिर प्रोटीन्स एंड एनर्जी होगी। तो क्या सबसे ज़्यादा होगा हाइंड मिल्क में, तो हाइंड मिल्क में होगा फैट और एनर्जी। क्या होगा, फैट और एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है ड्यूडेनल अल्सर के लिए, स्मोकिंग, एल्कोहल, स्ट्रेस, तीनों ऐसे ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। दारू पी आपने, सिगरेट फूंकी, स्ट्रेस लिया, ये सब कारण होंगे, लेकिन एक्सरसाइज से कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, डिसीज दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्ड एज। तो ऐसी डिसीज जो किसी अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों में लेकिन होगी ज़रूर, तो वो कौन सी डिसीज़ कहलाती है, तो वो कहलाती है पेंडेमिक।
एज एन जो भी कोविड फैला था वो, क्योंकि उसने पूरे अलग अलग देशों को अफेक्ट किया। नेक्स्ट है यहाँ पर SLE इज अ डिसऑर्डर ऑफ। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। SLE क्या है? SLE ये कहाँ का डिसऑर्डर है? ऑप्शन में बोन मैरो, जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्किन। सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस जनरली आपके खुद के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और ये अफेक्ट तो करता जॉइंट्स को भी करेगा, किडनी को भी करेगा, बोन मैरो सबको करेगा। लेकिन यदि ये डिसीज़ पूछते हैं तो एक किसकी है? कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी है डिसीज़? कनेक्टिव टिश्यू की। एक पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते कि ये जॉइंट्स की है, अफेक्ट करती है लेकिन मेनली जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको ये ज़्यादातर अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट वन, द साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ऑल एक्सेप्ट। तो सभी साइन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के किसी एक को छोड़कर। डिस्निया होगा मतलब डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, साइनोसिस होगा, टैकीकार्डिया होगा। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डिस्निया होगा, साइनोसिस होगा क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, टैकीकार्डिया होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर लो होता है ना कि बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इन मम्प्स। तो मम्प्स में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस, यदि किसी को मम्प्स है, कौन सा ड्यूरेशन होगा जिसमें दूसरे को इन्फेक्शन लगने का खतरा ज़्यादा रहेगा? ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, ऑल द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग या फिर आफ्टर स्वेलिंग डिसअपियर्स या फिर ड्यूरिंग प्रोड्रोमल पीरियड। तो प्रोड्रोमल पीरियड में तो पूरी बॉडी पर रैशेस आना स्टार्ट होती है, इसको हम इनिशियल कहेंगे। इंक्यूबेशन टाइम क्या है? जब आपकी बॉडी साइन सिम्टम्स शो कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी का डर रहेगा वो होगा जब स्वेलिंग खत्म हो जाए, आफ्टर स्वेलिंग डिसअपियर्स। नेक्स्ट वन, एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहते हैं। कोलोन को यदि हमें विजुअलाइज करना है तो क्या टर्म यूज़ किया कहेंगे? एंडोस्कोपी करेंगे, कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी या फिर सिस्टोस्कोपी। जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? वो होगा कोलोनोस्कोपी। क्या होगा? कोलोनोस्कोपी। नेक्स्ट है यहाँ पर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड कहलाती है? पैंक्रियास, थायराइड, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज लाइकली टू इम्पेयर द हियरिंग। तो कौन सी एंटीबायोटिक है जो आपकी हियरिंग को इम्पेयर कर सकती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर जेंटामाइसिन। अब यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो 8वें नंबर की वेस्टिबोकोक्लियर नर्व है उसको डैमेज करने का काम करती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के मरीज को देते हैं हम, जिसको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये साइड इफेक्ट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कर सकती है? इम्पेयर हियरिंग। क्यों? क्योंकि ये कोक्लियर नर्व, वेस्टिबोकोक्लियर नर्व को डैमेज करेगी। वही नर्व क्या करती है? आपके सुनने में, साथ ही साथ बॉडी बैलेंस में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन, ड्रग दैट इंक्रीज द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। कौन सी ड्रग है जो हार्ट के पंपिंग एक्शन को बढ़ाएगी? डिगॉक्सिन, लेजिक्स, हेपेरिन या फिर एस्प्रिन। तो ये काम करती है कौन? डिगॉक्सिन। और डिगॉक्सिन कब यूज़ नहीं करना है? जब आपकी हार्ट रेट, पल्स रेट बिलो 60 हो, क्योंकि और ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो कौन सी ड्रग पंपिंग का काम करेगी हार्ट में? होगी डिगॉक्सिन। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल में आएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पूरे विटामिन और विटामिन सी। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं ए, बी, डी, ई है। तो ए, डी, ई के, विटामिन ए, डी, ई के क्या है? फैट सॉल्यूबल है। विटामिन बी और सी क्या है? वाटर सॉल्यूबल है। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ डाइट रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट फॉर हैविंग डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग ड्यू टू ड्राई माउथ। यदि किसी पर्सन का ड्राई माउथ के कारण उसको चबाने निगलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या देंगे उसको? सॉफ्ट डाइट देंगे, लिक्विड डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे या फिर लो रेसिड्यू डाइट देंगे। तो किस प्रकार की डाइट देंगे आप इस पर्सन में? तो आप उसको देंगे लो फाइबर डाइट, क्योंकि उसको निगलने में भी दिक्कत है, साथ ही साथ चबाने में भी दिक्कत है। और जितनी भी फाइबर्स डाइट आप देते हैं उनको आपको अच्छे से चबा चबा के खाना होता है। नेक्स्ट वन, कंडीशन दैट रिजल्ट ड्यू टू इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड। यदि आपके ब्लड में
यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन हो जाए, फिर उसका लेवल बढ़ जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? PKU, दैट मीन्स फिनाइल कीटोयूरिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऑस्टियोपनिया या फिर गट, तो वो कंडीशन कहलाएगी क्या? वो कहलाएगी गट। यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होना क्या कहलाएगा? गट। और इसके लिए जो मेडिसिन यूज होती है उसका नाम एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस SSPE इज सीन एज अ कॉम्प्लिकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज। तो SSPE हमने 2 वीक पहले ही जो एक क्लास ली थी उसमें पढ़ी थी ये डिसीज SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिक पेन एंसेफेलाइटिस। एक तो ये बहुत ही रेयर होती है लेकिन ये बहुत ही फैटल डिसीज़ है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। और ये होगी किस डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशन के कारण? तो ये होती है मीजल्स के कारण। किसके कारण? मीजल्स। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड विथ ल्यूकेमिया हैविंग नोजिया शुड बी ऑफर्ड। यदि किसी बच्चे को ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, उसको वॉमिटिंग आ रही है, नोजिया आ रहा है, तो आप उसको क्या देंगे? कोल्ड क्लियर फ्लूइड देंगे, वार्म क्लियर फ्लूइड देंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे या फिर लो कैलोरिक डाइट देंगे। तो ऐसे बच्चे में जिसको ल्यूकेमिया है, नोजिया फील हो रहा है, तो आप उसको ठंडा और क्लियर फ्लूइड देंगे। कैसा? कोल्ड क्लियर फ्लूइड है जो प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट वन, जर्म सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। जर्म सेल थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी थी? रॉबर्ट कोच ने, रोनाल्ड रॉस ने, लुइस पास्चर ने कि वॉल्टर ने? जर्म सेल थ्योरी दी थी किसने? लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट वन, NPH इंसुलिन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। तो जो NPH इंसुलिन है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगडॉर्न इंसुलिन। क्या है इसका नाम? न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगडॉर्न इंसुलिन है, जिसको हम आइसोफेन इंसुलिन भी कहेंगे। किस कैटेगरी का इंसुलिन है? तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। क्या है? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है ये, क्योंकि DM के मरीज को ट्रीट करने में यूज़ किया जाएगा। जनरली इसको दिन में 2 बार है जो दिया जाता है, 1 या 2 बार। नेक्स्ट वन, मोस्ट माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स एंड एंजाइम्स इन ह्यूमन बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ। तो बहुत सारे माइक्रोबियल स्ट्रक्चर है और एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी के किससे मिलके बनते हैं? लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से कि वाटर रीट से? तो ये सब मिलके बनते हैं किससे? ये बनते हैं मिलके, जनरली जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके के छोटे छोटे, ये बनते हैं किससे? प्रोटीन से। नेक्स्ट वन, साइज ऑफ निडल फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो IM के लिए कितने गॉज की निडल यूज़ की जाएगी? तो यूज़ की जाएगी 24 to 25 गॉज की निडल। कितनी? 24 से 25 गॉज की निडल है जो यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, सर्वे इज डन इन अ सोसाइटी फॉर। तो सोसाइटी में जो सर्वे किया जाता है किसके लिए होगा? ओवरलुकिंग डेटा के लिए, ऑर्गेनाइजिंग सोशल डेटा, ऑब्जर्वेशन या फिर समराइजिंग इंफॉर्मेशन। तो सर्वे किया जाता है किसी भी सोसाइटी में और ये किया जाता है पूरे डेटा को चेक करने के लिए, कितनी पॉपुलेशन है, किसमें क्या प्रॉब्लम्स है। देन इसके बाद ही कुछ जो इवैल्यूएशन निकल के आएगा। लेकिन सर्वे किया किस लिए जाता है? ओवरलुकिंग डेटा के लिए, पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग की जो सेल्स हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23, 28, 46 या फिर 48। तो ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम की बात हो रही है तो होते हैं, पेयर में कहते हैं तो 23, लेकिन यहाँ पर ओनली डायरेक्ट क्रोमोसोम कहा है तो कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम। नेक्स्ट है यहाँ पर, कॉज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर का रीजन क्या है? तो ये या तो कैल्शियम कार्बोनेट्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हो सकते हैं, मेनली क्या होते हैं? कार्बोनेट्स ही होंगे। ऑप्शन में है कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड्स या फिर कैल्शियम। नेक्स्ट वन, टेस्ट फॉर चेकिंग मीन प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन ओवर द लास्ट 2-3 मंथ्स। तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज टॉलरेंस के लिए कितना आपकी बॉडी कैपेबल है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है कि 2 से 3 महीने के बीच में कितना आपकी बॉडी ग्लूकोज कंसंट्रेशन के लिए क्या है? टॉलरेट कर सकती। कौन सा होगा? HbA1c, OGTT, फ्रक्टोजामाइन टेस्ट या फिर CGM टेस्ट। जो टेस्ट हेल्प करेगा वो होगा HbA1c टेस्ट। कौन सा? HbA1c टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, द एबिलिटी टू इमोशनली अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल फील, सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इमेजिन योरसेल्फ इन देयर प्लेस इज कॉल्ड।
ये देखिए ऐसी एबिलिटी कि आपके सामने कोई रो रहा है किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो आप उसको आप अपने आप को उसकी जगह रख के सब सोचें, इमेजिन करें, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपैथी, एम्पैथी, सेल्फ डिस्क्लोजर या रोल प्लेइंग। सिंपैथी में तो आप उसको दिलासा दे रहे हैं, आप अपने आप को उसकी जगह रख के नहीं सोच रहे हैं। लेकिन यदि आपने अपने आप को इतना इमोशनली अटैच कर लिया उस चीज़ से कि आप अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना स्टार्ट कर दिए, तो ये कहलाएगा क्या? एम्पैथी। नेक्स्ट है एब्स्टोसिस इजा। तो एब्स्टोसिस क्या है? वाटर बॉर्न डिसीज़ है, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है, एयर बॉर्न डिसीज़ है और फूड बॉर्न डिसीज़ है। तो जो एब्स्टोसिस है क्या है? एस्बेस्टोसिस जो डिसीज़ है ये क्या है? लंग प्रॉब्लम है। जनरली जो फाइबर लाइक मटेरियल होगा, जो भी फ्लोरिंग होती है, रूफिंग होगी जहाँ पर भी, तो क्या होगा? लंग्स में जो भी डस्ट आएगी उसके कारण होगा, वो ये क्या है? ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है। जो भी लोग इस तरीके की फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको होने के चांसेस से ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन, ड्रग मेबेंडाजोल इज इन। तो मेबेंडाजोल क्या है? एंटी स्पास्मोडिक है, एंटीबायोटिक है, एंटी हेलमेंथिक है या फिर एंटी फंगल है। तो मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल ये सब क्या है? एंटी हेलमेंथिक हैं, जो कि जनरली एवरी 6 मंथ में बच्चों को दी जाती हैं, बड़ों को भी दी जाती हैं, लेकिन कैटेगरी पूछें तो क्या? एंटी हेलमेंथिक। नेक्स्ट वन, द कंडीशन विथ क्लाउडी एंड ओपेक आई लेंस इज कॉल्ड। तो आँखों के जो लेंस हैं उनमें क्लाउडनेस और ओपेसिटी कब देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलती है कैटरैक्ट में। किसमें? कैटरैक्ट में। ग्लूकोमा में तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, विजन जाएगा आपका, जो इंट्राओक्युलर प्रेशर है वो बढ़ेगा। लेकिन ओपाक आई और क्लाउडी लेंस की बात हो रही है तो वो देखने को मिलता है कैटरैक्ट में, मोतियाबिंद। नेक्स्ट वन, इंटरपर्सनल थ्योरी इन नर्सिंग इज प्रपोज्ड बाय। तो इंटरपर्सनल थ्योरी नर्सिंग में किसने दी थी? पापलू ने, नाइटेंगल ने, हेंडरसन या फिर ओरेम ने? ओरेम ने दी थी सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, नाइटेंगल ने फंडामेंटल थ्योरी दी थी, इंटरपर्सनल थ्योरी दी थी किसने? पापलू ने। नेक्स्ट वन, द सेंसेशन ऑफ वॉमिट इज कॉल्ड। यदि आपको फील हो रहा है कि उल्टी आने वाली है तो सेंसेशन क्या कहलाएगा? रिगर्जिटेशन, नोजिया, हार्ट बर्न और पायरोसिस। तो वॉमिटिंग की सेंसेशन, आपको फीलिंग आ रही है लेकिन हो नहीं रही है, तो वो कहलाता है नोजिया। क्या कहलाएगा? नोजिया। नेक्स्ट वन, विच टर्म इज अप्लाइड फॉर द सेंसेशन ऑफ द नॉइज एज रोअरिंग और रिंगिंग इन द ईयर्स। ये कौन सा टर्म यूज़ होगा जब आपके कानों में आपको लगेगा कि घंटी बज रही है या फिर कोई रोरिंग का मतलब दहाड़ रहा है, तो आपके कानों में ऐसे लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो कुछ नहीं रहा है बाहर। तो ये क्या है? टिनिटस है, टिटनस है, मरमर है या फिर पेरिस्टाल्सिस है? तो ये कहलाएगा क्या? टिनिटस। क्या कहलाएगा? टिनिटस। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट होते हैं जनरली, उनमें ये चीज़ फील होती है, या फिर जिनको ओटाइटिस इंटरना इनर ईयर इन्फेक्शन हो रहा है उनको ये चीज़ें फील होती हैं कि कानों में रिंगिंग साउंड हो रहे हैं, घंटी बज रही हैं। नेक्स्ट वन, बिपल्स सर्जरी डन इन। तो बिपल्स सर्जरी किसके लिए की जाती है? लीवर के लिए, पेंक्रियास के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए या फिर कोलोन के लिए? तो जो बिपल्स सर्जरी होती है, बिपल्स सर्जरी की जाती है पेंक्रियास के लिए। यदि पेंक्रियास में कोई ट्यूमर हो या फिर बाइल डक्ट में कोई ट्यूमर हो, इंटेस्टाइन में कोई ट्यूमर हो, तब ये सर्जरी की जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? पेंक्रियोकोड्यूडेनेक्टोमी। पेंक्रियोकोड्यूडेनेक्टोमी। तो यहाँ पर पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन और बाइल डक्ट तीनों कवर हो जाती हैं सर्जरी में। यदि कोई ट्यूमर या फिर कैंसर हो तो उसको काट के अलग किया जाता है बिपल्स सर्जरी से। नेक्स्ट वन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी और वेन वाया क्लॉट और ब्लड। यदि आर्टरी या फिर वेन में ब्लड या फिर कोई क्लॉट के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस या फिर फ्लेवाइटिस। तो यहाँ पर यदि क्या हो जाए, वेन में या आर्टरी में क्लॉट हो या फिर ब्लड हो, किसी के कारण ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये कहलाएगा थ्रोम्बोसिस। एयर के कारण होगा तो एम्बोलिज्म कहेंगे, लेकिन ब्लड या फिर क्लॉट के कारण है तो ये क्या है? थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट वन, द मेजर विटामिन डेफिशिएंसी इन वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। तो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होगा तो कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर टिटेनी इज अ क्लासिकल साइन। तो क्लासिकल साइन किसका है? टिटेनी। हाइपोकैलेमिया का, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैलेमिया फिर हाइपरकैल्सेमिया।
तो टिटेनी देखने को मिलेगा जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल कम होगा तब टिटेनी देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी ऐसे हो जाए कि पूरे हाथ पैर के ऊपर भी जब जो फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं टिटेनी में, पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, जकड़ जाएगी आपकी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन पर डे इज। तो किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए पर डे कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पड़ती है 60 ग्राम की, कितनी, 60 ग्राम की पर डे। नेक्स्ट है अ सिग्निफिकेंट टेस्ट टू मोर एक्यूरेट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की कमी है यदि तो कौन सा टेस्ट है जो एक एक्यूरेट टेस्ट होगा, फेरस सल्फेट, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन या फिर हीमोग्लोबिन। तो वो टेस्ट होगा सीरम फेरेटिन टेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, आयरन का एब्जॉर्प्शन करती है तो फेरेटिन के फॉर्म में करेगी, इसीलिए सीरम फेरेटिन से पता चलेगा कि आपकी बॉडी आप आयरन भले ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रही है नहीं, ये सब चीज़ें किससे पता चलेंगी, सीरम फेरेटिन टेस्ट से। नेक्स्ट है यहाँ पर द बेसिक इमोशनल टास्क फॉर एन इन्फेंट इज। तो किसी इन्फेंट के लिए एक बेसिक इमोशनल टास्क क्या है, ट्रस्ट करना, इंडिपेंडेंट होना, आइडेंटिफिकेशन करना, फिर इंडस्ट्री। तो बेसिक इमोशनल टास्क की यदि हम बात कर रहे हैं स्पेशली इन्फेंट में, तो ट्रस्ट, उनको जो इन्फेंसी पीरियड होता है बच्चे इतने इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो सबके पास जाने भी नहीं लगते हैं, तो क्या कहलाएगा, ट्रस्ट। नेक्स्ट वन टेस्ट परफॉर्म्ड बिफोर आर्टरियल पंचर। तो आर्टरी पंचर करने के पहले एक टेस्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं एलन टेस्ट। क्या होगा, एलन टेस्ट। वेवर रिने टेस्ट आपके कानों में हियरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो आर्टरियल पंचर के लिए जो टेस्ट हमें करना होता है पहले, वो क्या होता है, एलन टेस्ट। नेक्स्ट वन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन आर एक्सेप्ट। सभी को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, बीपी बढ़ रहा है जिनका, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, सॉल्ट इंटेक को लिमिटेट कर सकते हैं, अल्कोहल इंटेक को छोड़ सकते हैं, लेकिन एज को आप नहीं बदल पाएंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट वन द ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर। तो यदि किसी का टीबी के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है तो एटलीस्ट कब तक चलना चाहिए, 1 से 3 महीने तक, 6 से 12 महीने तक, 3 से 5 महीने तक, या फिर 2 साल या फिर उससे ज़्यादा। तो यदि किसी का ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है तो एटलीस्ट वो 6 to 12 मंथ तक चलना चाहिए। डॉट्स रेजिमेन का जो ड्यूरेशन होता है वो भी जनरली एटलीस्ट 6 मंथ का तो होना ही होना चाहिए, 6 to 12 तक है जो यहाँ पर क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वन नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल इन एडल्ट। तो एडल्ट में जो नॉर्मल लेवल होगा सीरम कोलेस्ट्रॉल का वो कितना होगा, तो वो होता है 150 से 200 mg पर DL। फिर इसके बाद यदि ये बढ़ता है तब आपके लिए प्रॉब्लम होगी, जो आपकी आर्टरीज हैं वहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 150 से 200 mg पर DL। नेक्स्ट वन पेसमेकर ऑफ द हार्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हार्ट का पेसमेकर किसको कहेंगे हम, साइनोएट्रियल नोड को और ऐसे नोड। नेक्स्ट वन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हेल्प्स इन रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विथ न्यूमोथोरिक्स बाय मेंटेनिंग। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज किया जाता है पर्सन का यदि न्यूमोथोरिक्स हो गया है, तो ये किस तरीके से काम करता है, ये करेगा नेगेटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके क्या करेगा, पर्सन को न्यूमोथोरिक्स के जो साइन सिम्टम है उससे रिलीव करने का काम करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट डन टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ मायोकार्डियल डैमेज। अब अभी हमने पढ़ा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए कौन सा केमिकल लेवल बढ़ेगा। अब है यदि मायोकार्डियल डैमेज हुआ है तो कहाँ पे हुआ है वो हम कैसे पता करेंगे, ट्रोपोनिन फर्स्ट से, CKMB से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इलेक्ट्रोइकोग्राम। अब लोकेशन के लिए ट्रोपोनिन 1 और CKMB तो हेल्प नहीं करेंगे आपका हेल्प कौन करेगा, ECG। वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे पता चलेगा कि कहाँ पर मायोकार्डियल डैमेज हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा अंधेपन का कारण क्या है, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी। भारत में सबसे ज़्यादा 62 और 63% लोग ब्लाइंडनेस का रीज़न मानते हैं किसको, कैटरैक्ट और मोतियाबिंद को। नेक्स्ट वन इन विच ईयर MTP एक्ट इनेक्टेड इन इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में जो MTP एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1971 और 1971 में।
पेपर बहुत ही ईजी था, इवन जो लोग तैयारी नहीं भी किए उन लोगों से भी पेपर बन गया होगा, तो कट ऑफ भी आपकी अच्छी जाएगी। नेक्स्ट वन, कूलिस फ्रैक्चर रिफर्स टू द इंजरी ऑफ, तो कूलिस फ्रैक्चर में कहाँ पर इंजरी होती है? अल्ना में, ह्यूमरस में, रेडियस में या फिर ऑल क्रेनन में। कूलिस फ्रैक्चर इंजरी करेगा किसको? रेडियस में जब फ्रैक्चर होगा, रेडियस बोन है जब फ्रैक्चर होगा तब। नेक्स्ट वन, द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज कैंसर ऑफ सर्विक्स, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइकल कैंसर का कारण बनेगा? मिक्सोवायरस, पेपिलोमा वायरस, राइनो वायरस या फिर रोटा वायरस। तो जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइकल कैंसर का रीजन है वो क्या है? वो है पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। नेक्स्ट वन, द इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, गम्स के इन्फ्लामेशन को क्या कहेंगे? जिंजिवाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ग्लोसाइटिस या फिर पैरोटाइटिस। यदि म्यूकस मेम्ब्रेन में हुआ है ओरल तो वो होगा गैस्ट्राइटिस, गम्स में हुआ है तो जिंजिवाइटिस, और यदि टंग को अफेक्ट किया है तो वो ग्लोसाइटिस, पैरोटिड ग्लैंड्स को किया है तो पैरोटाइटिस। क्लियर? नेक्स्ट वन, स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल सलाइन, तो नॉर्मल सलाइन की स्ट्रेंथ क्या है? तो वो होता है 0.9%। कितना? 0.9%। नेक्स्ट वन, विच रिफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, कौन सा ट्रीटमेंट है मेंटल डिसीज के लिए यूज़ किया जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं? ECT, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG, EEG या फिर इलेक्ट्रिक वेव, तो वो दिया जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और ECT। क्या दिया जाता है? ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देके पर्सन को, जिसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक कहेंगे, जब पर्सन मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा हो तब लास्ट ऑप्शन अपनाया जाता है मेंटल डिसीज को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन, एन एजेंट दैट हैज़ द पावर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की क्षमता रखते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोसाइड। क्या है? बैक्टीरियोसाइड। नेक्स्ट वन, एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ, तो एपिकल पल्स आप यदि डायफ्राम से, स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को आप कहाँ पर प्लेस करेंगे एपिकल पल्स चेक करने के लिए? तो वो करेंगे आप मिट्रल वॉल्व के यहाँ पर। कहाँ पर? मिट्रल वॉल्व। नेक्स्ट वन, पोजीशन रिफर्स टू एडमिनिस्टर एनीमा, तो एनीमा के लिए हमेशा लेफ्ट लेटरल और साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। ऑप्शन में लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, डोर्सल रिक्वायरमेंट या फिर लिथोटॉमी। लिथोटॉमी वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए जनरली दी जाती है। जब भी एनीमा देना होता है तो लेफ्ट लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन हम पर्सन को देंगे। नेक्स्ट वन, कैलोरीज ऑफ हीट गिवन बाय 1 ग्राम ऑफ पेशेंट, तो यदि 1 ग्राम फैट से कैलोरी पूछते हैं तो कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट वन, द डस्की ह्यू ऑफ वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू द वेस्कुलर कंजेशन, तो ये साइन है, कौन सा साइन है? तो ये कहलाएगा चैडविक साइन। ज़्यादा ब्लड फ्लो के कारण पेल्विक एरिया में जो वेजाइनल वॉल और सर्वाइकल एरिया है, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? डस्की ह्यू ऑफ वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल, तो वो कहलाता है चैडविक साइन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस का कौन सा साइन नहीं है? कर्निंग्स है, ब्रुजिन्स्की है, बेबिन्स्की है, लेकिन बैटल साइन नहीं है। बैटल साइन देखने को मिलेगा जनरली जब आपको कान के यहाँ पर जो मास्टॉइड बोन है या फिर आपके हेड में इंजरी हुई है तब देखने को मिलेगा बैटल साइन। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर पेशेंट विथ टाइप 2 DM एंड ओबेसिटी, यदि किसी पर्सन को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है साथ में ओबेसिटी है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? इंसुलिन देंगे हम, मेटफॉर्मिन देंगे, सल्फोनिलूरिया देंगे कि एक्रोवोस देंगे? तब मेडिसिन यूज़ की जाती है मेटफॉर्मिन, जो जिस पर्सन को स्पेशली DM भी हो और साथ में मोटा भी हो तब उसको हम देते हैं मेटफॉर्मिन। क्या देंगे? मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट वन, एप्रोप्रिएट वेट ऑफ नॉन ग्रेविड यूट्रस, तो जो प्रेग्नेंट ना हो उस टाइम पे यूट्रस का वेट कितना होता है? तो होता है 60 ग्राम। फिर यदि ग्रेविड यूट्रस का पूछते हैं तो वो होता है जनरली 1000 ग्राम तक, लेकिन नॉन ग्रेविड का पूछें तो कितना? 60 ग्राम। नेक्स्ट वन, द प्रिफर्ड साइट फॉर इंसुलिन इंजेक्शन व्हेन फास्टर एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड, यदि इमरजेंसी में हमें किसी को इंसुलिन देना है और बहुत फास्ट तरीके से एब्जॉर्प्शन करवाना है तो कहाँ पर देंगे? एब्डोमेन में, थाई में, आर्म में कि बटुक्स में? तब यहाँ पर इंसुलिन इंजेक्ट किया जाएगा। कहाँ पर? एब्डोमेन में। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल अंडरलाइंग रेडियोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो
तो ये करती है कि मैलिग्नेंट जो सेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं रेडिएशन को लेके। किस प्रिंसिपल पर काम करेगा रेडियोथेरेपी? मैलिग्नेंट सेल्स और कैंसर सेल्स आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशन। नेक्स्ट वन, हेड एंड ऑफ अ हेमरेजिक स्ट्रोक पेशेंट इज केप्ट। हेड एंड कहाँ पर रखेंगे? यदि पर्सन को हेमरेजिक स्ट्रोक आया हुआ है तो हमें कितना करना है? 30 डिग्री एलिवेट करके रखना है हेड को। नेक्स्ट वन, इंटरमिटेंट क्लाउडिफिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो ये है किसका? रेनॉल्ड्स डिसीज का। किसमें देखने को मिलेगा? रेनॉल्ड्स डिसीज में। नेक्स्ट वन, सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड आफ्टर अ डायरियल अटैक। तो किसी को पहले डायरिया है उसके बाद क्या सप्लीमेंट दिए जाएंगे? वो दिए जाते हैं जिंक सप्लीमेंट। नेक्स्ट वन, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन विच कैन रिजल्ट इन ग्रोथ रिटार्डेशन इज कॉल्ड। तो यदि हाइपोथायरॉयडिज्म है बच्चे के लिए तो ग्रोथ रिटार्डेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है क्रेटिनिज्म। क्या कहलाएगा? क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट वन, द लोकल एनेस्थेटिक्स विच इज ऑल्सो यूज्ड एन एंटी अरिथमेटिक एजेंट। वो यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक है, एंटी अरिथमिक एजेंट के तौर पर भी काम करता है, तो वो कहलाता है लिडोकेन। नेक्स्ट वन, द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट इन द बॉडी। तो यदि फीमेल में पूछते तो वो था सैक्रोइलियक जॉइंट पेल्विस का, लेकिन डायरेक्ट पूछा है तो वो था हिप जॉइंट। ह्यूमन बॉडी का हिप जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट माना जाता है बॉडी का। लास्ट वन इज अ लो पिच्ड कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड कॉज्ड बाय सीक्रेशन इन द लार्ज एयरवे इज कॉल्ड। तो ये साउंड कहलाता है क्या? रॉन्चाई। क्या कहलाएगा? रॉन्चाई। लो पिच कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड है, बहुत ज़्यादा सीक्रेशन के कारण हो रहा है एयरवे में, तो ये रॉन्चाई। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड किया है, इसका आंसर आप लोग देना। कई बार पढ़ाया है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लीव आउट किया है। जब आपसे नहीं बनेगा तो उसी कम्युनिटी पोस्ट में इसका आंसर आपको दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।